फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम है कि 18 जून 2023 को बिहार आईटीआई का एग्जाम होना है और इस एग्जाम से संबंधित मैं आपको सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। देखिए, कल यानी कि 17 जून 2023 को मैं आप सभी के लिए आईटीआई का मैराथन रखने वाला हूँ। टाइम क्या सही होना चाहिए, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या टाइम पर आपका क्लास लिया जाए। और कोई भी आप टाइम सजेस्ट नहीं करते तो फिर आपको दोपहर में या फिर शाम में आपको क्लासेस हो सकती है। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा पाए। यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के PDF को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और कमेंट देखने को मिलते रहते हैं कि सर आखिरकार हम इस क्वेश्चन का PDF कहाँ से प्राप्त करें। तो देखिए, PDF प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। या फिर आप टेलीग्राम एप्लीकेशन ओपन करने के बाद सिंपली अगर सर्च करेंगे साइबर एजुकेशन तो हमारा चैनल का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल फ्री में वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा ग्रुप को और यहाँ से आप PDF प्राप्त कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आपको ये बात याद होना चाहिए, आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है, 18 जून को ही है, कि आखिरकार जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। यानी कि साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से पूछे जाते हैं या फिर तीनों को यहाँ पे अलग करके कोई और। तो यहाँ से देखिए एक बात आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि जो साइंस में क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ से आते हैं, क्या सिर्फ फिजिक्स से आते हैं या फिर केमिस्ट्री से आते हैं या फिर बायो, तीनों से आते हैं। तो देखिए जो आपका एग्जाम है बिहार आईटीआई का, इसमें जो आपका क्वेश्चन आता है सिर्फ दो ही सब्जेक्ट से आता है, वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बायोलॉजी से यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं, 1 से 2 आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको बायो से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसलिए जो आपको ज़्यादा फोकस करना है वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पर करना है। और जो मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ साइंस का स्पेशल वीडियो है, इसमें हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन को ही देखेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि पूछा गया कि विज्ञान में किसी वस्तु को धक्का देना या फिर खींचना क्या कहलाता है। ऑप्शन देख सकते हैं, चयन, उद्यान, बल या फिर लपेटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बल, जो कि यहाँ पे C ऑप्शन में दिया गया है। हालांकि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के अनुसार भी हल कर सकते थे। तुक्का कैसे लगाना है इसके रिगार्डिंग देखिए मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, संवेग का SI मात्रक क्या होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए SI मात्रक से संबंधित मैंने बहुत सारा क्वेश्चन करा रखा है और जो भी आपको एग्जाम में SI मात्रक से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है और उसको आपको रंग कर नहीं आना है। अगर आ जाता है तो हर एग्जाम में जो भी बिहार आईटीआई का एग्जाम हुआ है 1 से 2 क्वेश्चन SI संबंधित पूछे जाते हैं। अगर इस बार पूछा जाता है तो बिल्कुल आपको सही करके आना है। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें जो कि है संवेग का SI मात्रक क्या होता है, तो देखिए संवेग का जो SI मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, जो कि यहाँ से A ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पृथ्वी पर वायुमंडलीय वायु किसके द्वारा बनी रहती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, गुरुत्वाकर्षण वायु, बादल, पृथ्वी का घूर्णन, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो इसको भी आप किसी बुक के माध्यम से, लूसेंट या फिर कोई भी आपके पास बुक होगा उस बुक के माध्यम से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है, यानी कि आपको बताना है कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है किस पर लागू होता है। ऑप्शन देखिए बहुत सारा कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य। B में देखिए मेंशन किया है पृथ्वी और चंद्रमा पर। C देख सकते हैं सूर्य के पारित ग्रह पर, या फिर D में दिया गया है पृथ्वी और पृथ्वी की वस्तुओं पर। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये आपको किन्हीं 2 वस्तुओं के मध्य ही लागू होता है, जो कि यहाँ से A ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जिस क्वेश्चन संबंधी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे मैं आपको बताऊंगा, अदरवाइज हम लोग फटाफट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पवन चक्की डायबीम किस ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में
परिवर्तित कर देती है, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ऊर्जा संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पहले से करा रखा है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, और मैंने बताया था कि देखिए गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा मिलाकर यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो पवन चक्की है टाइम ऊर्जा को किस यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है, जो कि आप सभी के इनको याद होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, घर के छत से एक पत्थर को सतह की ओर गिराया जाता है। ठीक है, पत्थर की गति ऊर्जा अधिकतम कहाँ पर होगी, ये आपको बताना है। ये देखिए क्वेश्चन आपको रियल लाइफ से संबंधित है, आप घेरलू इसको आप अनुभव कर सकते हैं, जो कि पूछा गया है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, घर के छत से एक पत्थर को सतह की ओर यानी कि छत पर से किसी पत्थर को गिराया जाता है, फेंका जाता है, तो जो पत्थर की गतिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम कहाँ पर होगी। गतिज ऊर्जा होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, गतिज ऊर्जा हम लोग किसे कहते हैं, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। और मैंने इसके बारे में शॉर्ट में जानकारी दिया था कि देखिए जिसमें गति हो, वेग हो, उस गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दौड़ता हुआ आदमी, दौड़ता हुआ कुछ भी, या फिर बहता हुआ पानी, जिसमें गति हो, वेग हो, उसमें गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया कि अगर कोई भी पत्थर हम लोग छत से गिराते हैं तो उसमें अधिकतम गतिज ऊर्जा कहाँ पर होगी। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया है, गिरने के तुरंत बाद, जब वह आधी दूरी तय कर चुका होगा, या फिर सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले, या फिर जब सतह पर स्पर्श करेगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सतह पर पहुंचने से तुरंत पहले जो होगा ये अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कि गतिज ऊर्जा जो होता है ये आपको मैंने परिभाषा बताया, इसके अनुसार बिल्कुल ये लागू होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से इतना बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, एक डायनेमो विद्युत उत्पादन यंत्र का प्रयोग किसमें बदलने के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको डायनेमो के बारे में मालूम होना चाहिए कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। तो माइकल फैराडे के द्वारा डायनेमो का आविष्कार किया गया था, और डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, बदलता है। ठीक है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए रूपांतरण करने वाला भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि बैटरी का रूपांतरण क्या होता है, माइक्रोफोन का रूपांतरण क्या होता है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा लूसेंट के माध्यम से, या फिर किसी बुक में आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है ये आपको थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन बहुत ईजी, अगर आप इसको समझेंगे तो आसानी से इसको हल कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन मेंशन क्या किया गया है, किस नियम के कथनानुसार जब कोई वस्तु जल में पूरी अथवा आधी डुबाई जाती है तो वह अर्धगामी बल का अनुभव करती है, वह वस्तु के भार के ध्रुवीय विस्थापन के समतुल्य है। देखिए क्वेश्चन पढ़े कहीं कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने आपको बार बार ये बातें बताई है कि जल से संबंधित डूबने या फिर तैरने से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है फिजिक्स में तो फटाफट आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत ही आपको जल में डूबने और तैरने से संबंधित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो हमारे प्यारे पुराने स्टूडेंट है वो इस बात को जरूर जानते होंगे, क्योंकि मैंने ये बातें बार बार बताई है कि जब भी आपको तैरने और डूबने से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो उसका राइट आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए पानी में जो बल होगा वो हमेशा उत्प्लावन बल होगा, जो कि यहाँ पूछा गया कि तैरने में मदद करना है, तो तैरने में मदद करने वाला जो बल है ये है आपको उत्प्लावन बल। ठीक है, यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, वह प्रक्रिया जिसमें हवा मौजूद जल वाष्प तरल पानी में बदल जाता है वह प्रक्रिया क्या है। वाष्पीकरण के बारे में आप सभी क्या जानते हैं कि जो जल होता है वो भाप बनकर वाष्प में वाष्पीकरण हो जाता है, ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पूछा गया कि वह प्रक्रिया जिसमें हवा में मौजूद जो जल वाष्प हैं वो पानी में बदल जाते हैं, तरल पानी में बदलना यानी कि पानी में बदल जाते हैं, यानी कि जो जल वाष्प है वो पानी में बदल जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये संघनन। ठीक है, वाष्पीकरण जो है संघनन का सीधा विपरीत होता है, उल्टा होता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किसमें पैदा होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे गर्म पानी पे क्लिक कर देंगे, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट उबलता हुआ पानी सही होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भाप हो जाएगा। भाप क्यों होगा, क्योंकि देखिए
जो अधिक जलन पैदा करेगा वो भाप करेगा। क्यों भाप करेगा? क्योंकि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है जो कि बहुत ही अधिक जलन पैदा करती है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको सी हो जाएगा, वाष्प। ठीक है। और देखिए उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है जो कि पूछा गया कि भाप में भंडारित ऊष्मा किस रूप में होती है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि देखिए जो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन की अधिक जलन किस में होगी, तो भाप में होगी। तो भाप में कौन सी ऊष्मा होती है, यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि भाप में जो होती है गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, ये आपको बताना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ठीक है। जो सूर्य की ऊष्मा होती है पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है, तो ये आपको विकिरण के द्वारा पहुँचती है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को प्रयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं भूतापीय ऊर्जा। ठीक है। जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, सापेक्षिक आर्द्रता को हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, ये आपको बताना है। ग्राम, किलोग्राम, अनुपात या फिर प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। ठीक है। और जब आप यहाँ थोड़ा हाई लेवल का एग्जाम देंगे तो सापेक्षिक आर्द्रता से संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं साइंस में, जो कि आपको प्रतिशत में बताना होता है। और यही पूछा गया क्वेश्चन में कि जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है इससे हम लोग किस रूप में व्यक्त करते हैं, तो इसे हम लोग परसेंटेज के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया सापेक्षिक घनत्व की मात्रा। नेक्स्ट यहाँ देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया सापेक्षिक घनत्व की मात्रात्मक इकाई क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बहुत ऐसे काइंड है जिनके मन में डाउट होगा कि सर आखिर इसका इकाई क्यों नहीं होता है। तो ये देखिए कुछ ऐसे राशि होते हैं जो कि बीमाहीन होते हैं, इनका कोई इकाई या फिर राशि नहीं होता है। ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया प्रकाश का वेग कितना होता है। तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए जो वैल्यू दिया गया है 3 × 10⁸ चारों में सेम दिया गया है। ठीक है। सिर्फ आपको यूनिट का अंतर है और यहाँ पे यूनिट भी आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। तो जो प्रकाश का वेग है ये आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? रोमर ने मापा था। प्रकाश से संबंधित बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लाइट को आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया मायोपिया समरूप है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन पूछा गया कि मायोपिया जो है समरूप है, यानी कि किसके समतुल्य है, किसके बराबर है। मायोपिया हम लोग किसे कहते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को हम लोग मायोपिया कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को हम लोग दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? फटाफट वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए। निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जो कि आप सभी कैन जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि की तीव्रता तो है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है ध्वनि की तीव्रता की एसआई यूनिट क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है। जो ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डेसिबल। ठीक है। जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है न्यूटन, हर्ट्ज, टेस्ला, ये भी किसी न किसी इकाई राशि का यूनिट है, जो कि आप सभी कैंड को याद होना चाहिए। मैं आपको कितना एग्जाम्पल कराऊं, जो भी बन सकता है मैं करा रहा हूं, और इसको आप घर पर रिवाइज कीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट राशि है उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें कैसी होती हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, या फिर अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, या फिर लहरें पैदा नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? देखिए जब भी हम लोग किसी तालाब में कोई शांत जल है और उसमें हम लोग पत्थर फेंकते हैं तो जल कैसे होता है? जल आपको ऐसे ऐसे हिलकोरे मारता है, उठता है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ क्यों होगा? क्योंकि जो अनुप्रस्थ तरंग होता है बिल्कुल ऐसे ही आपको काम करता है, और जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है वो सीधा होता है। ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि अनुप्रस्थ तरंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया
मेसान कण कहाँ पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए जो मेसान कण होते हैं ये आपको कॉस्मिक किरणों में पाए जाते हैं, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, क्यूरी किसकी इकाई है ये आपको बताना है। क्यूरी किसकी इकाई है, तो ये क्यूरी जो है आपको रेडियो सक्रियता की इकाई है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ से इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो डायनामाइट का जो आविष्कार है अल्फ्रेड नेवल के द्वारा किया गया था, जो कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन बहुत सारे अलग अलग इस क्वेश्चन को पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, पदार्थ के परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था ये आपको बताना है। तो आपको याद होना चाहिए कि आपको ये बात याद होना चाहिए कि जो आपको पदार्थ के परमाणु सिद्धांत है ये आपको जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन यहाँ देखिए मेंशन किया गया, निम्न में से कौन सा ऋण आवेशित कण है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बहुत ही डिटेल में बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है और उसी संबंधित एक क्वेश्चन है और आपको बताना है कौन सा ऋण आवेशित कण है, ठीक है। तो देखिए जो प्रोटॉन होता है ये आपको पॉजिटिव होता है, जो न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन होता है, जो पॉजिट्रॉन होता है ये भी आपको क्या बोलते हैं धनात्मक होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आपको ऋणात्मक होता है, ठीक है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपको ऋण आवेशित कण है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्रोटॉन धन आवेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, पॉजिट्रॉन भी धन आवेशित होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपको ऋण आवेशित कण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड का आणविक द्रव्यमान क्या होता है ये आपको बताना है। तो आणविक द्रव्यमान कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है H2SO4, ठीक है। जब आप इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 प्रति मोल, जो कि यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो एक गुण हम लोग 2 कर देंगे, सल्फर का 16 होता है तो 16 यहाँ पे 16 32 कर देंगे, क्योंकि इसका दोगुना परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ऐसे करके आप इसको निकाल लीजिएगा। हालांकि मुझे मालूम है कि आपको निकालना जरूर आता होगा, अगर नहीं आता है आणविक द्रव्यमान निकालना तो फिर वीडियो को नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं स्पेशल इसके बारे में जानकारी दे दूंगा। हालांकि अभी थोड़ा समय कम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, परमाणु संख्या हमेशा किसके बराबर होता है। तो मैंने आपको बार बार बताया कि देखिए जो परमाणु संख्या होता है वो प्रोटॉन संख्या के बराबर होता है, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो कि पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह तथा आवर्तों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सभी कैंड को मालूम होता है कि 8 और 18 होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि अगर 2 ऑप्शन दे दिया गया था यहाँ पे 8 और 18 का इधर उधर करके, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन आपको ये बात याद होना चाहिए कि आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं, साथ ही आपको 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आवर्तों की संख्या है 8 दे दिया गया है, यहाँ पे 7 ही दिया गया है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि 18 समूह होते हैं और 7 आवर्त होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आवर्त सारणी को किसने दिया है, तो ये आपको मेडलिफ के द्वारा दिया गया है आवर्त सारणी। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया है, तो मोसले के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो कार्बोलिक अम्ल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे देखिए पूछा गया है किस निम्न में से किस को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो हम लोग फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से किस अम्ल को रसायन राज के नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो आपको मैंने कई बार एक क्वेश्चन कराया हुआ है कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 है, इसे हम लोग रसायन राज के नाम से जानते हैं। और अभी मैंने बताया कि इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा वो आपको 98 आएगा निकालने पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लोग म्यूटरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। देखिए बहुत सारे ऐसे अम्ल होते हैं जिनका एक से अधिक नाम होता है, तो इसको भी आपको समझना बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया कि एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो एसिटिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होगा वो होता है CH3COOH, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले भी 1-2
पूछे जा सकते हैं, कभी कभी 3-4 भी पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया है, कोको कोला का जो खट्टा स्वाद होता है ये निम्न में से किस अम्ल के कारण होता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि कोको कोला पीने के बाद खट्टा ढकार आता है, तो यहीं पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो कोको कोला का जो खट्टा स्वाद आता है वो निम्न में से किस अम्ल के कारण आता है। तो ये आता है आपको फास्फोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त अक्रिय गैस कौन है। कैंसर के उपचार में हम लोग किस गैस का उपयोग करते हैं जो कि अक्रिय हो, वो है रेडॉन गैस। ठीक है, और अक्रिय जो कि मैंने आपको बताया था कि 18वें समूह को हम लोग अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं, जिसमें हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन ये सब आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए मेंशन किया है, ओजोन को हम लोग कैसे दर्शाते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ओजोन को हम लोग O3 के माध्यम से दर्शाते हैं। कभी कभी देखिए ईजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर इसको भी आप गलत कर बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, PVC का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म है, जो कि आपको केमिस्ट्री का ही फुल फॉर्म है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, जो कि PVC का पूर्ण रूप होता है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के कराए हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मेंशन कीजिए कि आखिरकार आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया।